नमस्कार दोस्तों, नीट पे हम काम कर रहे थे और दिस इज 13 सितंबर 2020 का जो पेपर है जो नीट के लिए हुआ था 2020 पे, उस पर एक एनालिसिस देखते हैं कि क्या सच में बहुत मेहनत की ज़रूरत है या एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे एक पहली एनालिसिस आपके साथ में। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। दोस्तों, जो एनसीईआरटी है वो उस पर आपको पूरी नज़र होनी चाहिए। वैसे तो यहाँ पे उसने साफ साफ दे दिया है, यहाँ पे अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, नीट में इसी टॉपिक पे रिपीटेड है। और जो इससे पहला आया था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अगर हम टॉलिन से टॉलिन इससे अगर हमें बेंजोल्डिहाइड बनाना हो तो आप जानते हैं इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। एक सबसे बढ़िया मेथड तो आपको याद है, कौन सा जी? आपने क्या किया, इस पे टॉलिन पे CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन कर रहा है, बेंजोल्डिहाइड बनाते हैं डायरेक्टली, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। याद आया आपको? एक और बहुत फेमस रिएक्शन है जो बहुत पूछी जाती है कि अगर हम CrO3 के साथ में ऑक्सीडाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड तो भी बेंजोल्डिहाइड बन जाता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे भी काम किया कि आप टॉलिन का क्लोरीनेशन कर दीजिए। तो आप जानते हैं जब क्लोरीनेशन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे भाई। मोनोक्लोरो भी बन सकता है, डाईक्लोरो भी बन सकता है, ट्राईक्लोरो भी बन सकता है। और अब अगर इसकी कोई हाइड्रोलाइसिस करा दे आपसे तो आप कहेंगे साहब इसमें तो बेंजाइल अल्कोहल भी बन जाएगा। 2 Cl होंगे तो नो डाउट बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा, 3 Cl होंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप टॉलिन पे क्लोरीन डालिए सनलाइट में, उन्होंने बेंजोल्डिहाइड की प्रिपरेशन में डायरेक्टली ये बनाया। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप भी अपने मन में लिख लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ, रिपीटेड प्रॉब्लम है। बेंजोल्डिहाइड बना सकते हैं हम टॉलिन से, किस मेथड से वो आपने देखा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बता, इसके बाद जो ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम पड़ेगी वो प्रॉब्लम नंबर 3 तक। Which of the following is a natural polymer? आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ से आया क्वेश्चन, कहाँ से आया? आप जानते हैं पॉलीमर चैप्टर का क्वेश्चन। कितना बड़ा चैप्टर होता है पॉलीमर? मैंने आधे घंटे की 2 क्लिप बनाई, पॉलीमर खत्म हो गया। इतना बड़ा चैप्टर होता है पॉलीमर। तो आपको अगर पॉलीमर का क्वेश्चन परेशान करता है तो 11 बजे आपने देखा कि मुझे परेशान कर रहा है, 1 बजे खत्म हो गया। तो दोस्तों, अगर डॉक्टर बनना है तो ऐसे कैसे हम अपनी परेशानी को साथ में लेके जा सकते हैं? तो 11 बजे है तो उसे 1 बजे तक खत्म करिए। उसे कहाँ का क्वेश्चन है? नेचुरल पॉलीमर पूछ रहा है। अगर आप नेचुरल रबर नहीं जानते, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को रोकिए, नेचुरल रबर को पढ़िए एनसीईआरटी से। सिस पॉली आइसोप्रेन याद है आपको जी? तो
कैसे उसका वो करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या उसमें वल्केनाइजेशन तक पढ़िए, क्यों वल्केनाइज किया जाता है, उसे कंप्लीट कीजिए आज ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग जानते थे उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी कि साहब ये सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज ए नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, अगर हम कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लें, चाहे वो नीट ले लें, चाहे वो जेई ले लें, चाहे वो आईटी एडवांस ले लें, तो ईथर्स में एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI। और जिस लेवल से ये एनसीईआरटी में दे रखी है उस लेवल पे तो आप सोच भी वो उससे ज़्यादा लेवल की जरूरत नहीं। तो आपको याद है कि अगर हम एक ईथर ले लें और इस पे HI डाल देते तो एक एल्कोहल बन जाता है और एक आयोडाइड बन जाता है। एक तरफ I चला जाता है, एक तरफ O चला जाता है। तो क्वेश्चन बनता है I कहाँ जाता है, I कहाँ, तो उस पर याद आता होगा आपको, मैंने याद कराया हुआ है कि इफ बोथ प्राइमरी, अगर दोनों प्राइमरी होते, इफ वन प्राइमरी एंड अदर सेकेंडरी, तो इन केसेज में ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा ये रिएक्शन SN2 पे होती है। और I अगर दोनों प्राइमरी है तो I छोटे पे जाए, छोटे पर I, जिसमें कम कार्बन, और एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है तो I प्राइमरी पर जाए, तो ये SN2 से रिएक्शन होती है। आपको मैकेनिज्म का नहीं आइडिया तो भी कोई समस्या नहीं, आप इतना याद रखिए, आज तक कभी नहीं पूछा गया कि SN1 SN2 पे किस पे बेस्ड ये क्वेश्चन होता है, आज तक नहीं आया इस बात पे। इस पे केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि अगर क्या है, आपसे दे देगा ऐसे, बस ये भी नहीं आया कभी। अब आपसे पूछेगा कि अगर हम इस पे HI की रिएक्शन कराएं तो I कहाँ जाए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनता है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं, तो आपने छोटे वाले का I लगाना, या फिर सेकेंडरी बना दिया उन्होंने, आपसे पूछा I कहाँ जाएगा, HI लगाएंगे, तो आप जानते हैं I यहाँ जाए। लेकिन अगर इसमें एक टर्सरी आ जाए, वन टर्सरी, तो ये रिएक्शन SN1 हो जाए, और फिर I कहाँ जाता है, टुवार्ड्स टर्सरी। जैसे ये बहुत पूछा गया है, जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें वो तो बहुत कम, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ये बहुत ज्यादा पूछेगा, I यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में आपको इस पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, ऑलमोस्ट। अब अगर हम यहाँ पे कोई एराइल एल्काइल ईथर होता है ये, और इस पे हम HI डालते हैं, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि हमेशा फिनॉल बना, हमेशा फिनॉल, तो यही पूछ लिया उसने। अगर एक कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर फिर कोई समस्या नहीं है, अगर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है फिर समस्या है, तो आप समझ सकते हैं एनिसोल। अगर आपको एनिसोल नहीं मालूम फिर तो एक अलग बात, फिर तो बहुत बड़ी समस्या है। तो एनिसोल की रिएक्शन कराओगे तो C2H5 तो नहीं बनेगा, नो डाउट, ये बनेगा। तो बिल्कुल आसान सी बात। एक और क्वेश्चन अगर हम ऑर्गेनिक पे देखें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक पे आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14,
टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब समझते हैं ना आप इसका, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। छोटे छोटे बच्चे समझते हैं इसका मतलब, ये टर्सरी ब्यूटाइल दिस इज द इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, उस सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल। दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ओके। दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग इसका कॉज है। अब मजे की बात देखिए, -R इफेक्ट, दोस्तों ये रेजोनेंस इफेक्ट है। अब इनमें तो कहीं रेजोनेंस नहीं दिखाई देता, रेजोनेंस तो 2 1 2 डबल बॉन्ड से तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है। देखिए कितना फनी हो जाता है एग्जामिनेशन, कितना फनी हो जाता है अगर जरा सा हम वो रखें, -I इफेक्ट, माइनस तो नहीं लगाता CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप अगर कोई इफेक्ट लगाता है तो हमेशा +I लगाता है। अब बच्चा कई बार कहता है साहब हाइपर कंजुगेशन को प्रेफर करूं या आई इफेक्ट को प्रेफर करूं, भाई उसने कहाँ करा है बताइए, CH3 -I लगाता है तो +I लगा, +R इफेक्ट नो, CH3 ग्रुप कभी +R मतलब रेजोनेंस, क्या वो रेजोनेंस लगाता है, एक ही बात बनती है यहाँ पे, क्या बनता है हाइपर कंजुगेशन। आप जानते हैं इसमें प्लस के बराबर वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो इन टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, तो 9 हाइपर कंजुगेट बनेंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 5 हाइपर कंजुगेट बनेंगे। जिसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेट बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको हाइपर कंजुगेशन में अगर कहीं कोई समस्या है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, अपने पास में हाइपर कंजुगेशन जो भी आपने कभी नोट्स बनाए कहीं पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन निकालिए। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक होता है हाइपर कंजुगेशन, हार्डली 10-15 मिनट का मान लीजिए जाता है, एक पेज बनता है हाइपर कंजुगेशन पे जब भी बनता है, और ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में कहीं मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको, आप एंजॉय कर रहे होंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बना हमारे पास में, वो बना है क्वेश्चन नंबर 16। जैसे रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। क्या ऐसा हो सकता है, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? आप अपने छोटे भाई से पूछ सकते हैं, कभी ग्रिग्नार्ड एजेंट पूछें तो आप उसकी एसीटोन से रिएक्शन पूछ सकते हैं, आप कभी नहीं पूछेंगे। आप एस्टर से पूछेंगे, आप साइनाइड से पूछेंगे, हो ही नहीं सकता। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एसीटोन लिया उसने, इस पे ग्रिग्नार्ड एजेंट, वैसे उसने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड डाला, आप कुछ भी डालें, बस हो गया काम। क्या करिए, इसको खोल दीजिए, R से यहाँ अटैक मारिए, OMGBR, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, एक स्टेप में बच्चा काम करता है। फिर हाइड्रोलाइसिस, केवल कॉन्फिडेंस, यहाँ पे मिथाइल डाला था तो नो डाउट CH3COH, CH3, ये जैसे टर्सरी ब्यूटाइल है, आपको टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनमें एक दिक्कत है। आइसोब्यूटाइल किसे कहते हैं, न्यू ब्यूटाइल किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। मेरे पास हमने ऑनलाइन उस पे यूट्यूब पे हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक वीडियो डाली हुई है, उसमें वीडियो नंबर 1 देखिए, वो इसी बात पे, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, बिल्कुल आपको आसानी से, उसमें मुश्किल से 25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो होती हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही आपको एक वीडियो ग्रिग्नार्ड एजेंट पे भी मिल जाएगी। वैसे वीडियो के चक्कर में ना पढ़ के यहीं पे रोकिए। ग्रिग्नार्ड एजेंट में साइनाइड से, एस्टर से, ये बहुत फेमस रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड एजेंट की, खासतौर से साइनाइड से नीट की फेवरेट रिएक्शन है, एस्टर से। आगे इसी तरह की एनालिसिस जब किसी और पेपर में कर रहे होंगे तो उसमें भी एस्टर वो आएगा, ग्रिग्नार्ड थोड़ा और खोल देंगे ग्रिग्नार्ड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 18 ऑर्गेनिक में 17। तो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट।
आप जानते हैं ना कार्बाइलमिन टेस्ट क्या होता है? नहीं जानते तो मेरे पढ़ाने से पहले आप खुद से तैयार करिए, फिर इस वीडियो को देखिए। कोई प्राइमरी अमीन, कोई भी प्राइमरी एनिलीन आल्सो, मैं जब पढ़ाता हूँ अपने मन में तो मैं एनिलीन को प्राइमरी अमीन के साथ में इंक्लूड नहीं करता। मैं एनिलीन को एनिलीन मानता हूँ, अमीन नहीं मानता, एनिलीन। मैं फिनॉल को फिनॉल मानता हूँ, अल्कोहल नहीं मानता। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ मन में, तो दिस इज फिनॉल, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस इज एनिलीन, दिस इज नॉट अमीन। मैं अपने लिए कहते चलता हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही मानते हैं एनिलीन भी एक अमीन है। तो मेरे मन में ऐसे रहता है, इसीलिए मैं हमेशा लिख देता हूँ प्राइमरी अमीन एनिलीन आल्सो, मतलब इसलिए मैंने लिखा है। इसमें कोई प्राइमरी अमीन है हमारे पास में RNH2 या फिर एनिलीन है हमारे पास। इस पे अगर मैं क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH की रिएक्शन करा, अल्कोहलिक और एक्वस दोनों दे देते हैं टेस्ट, वैसे नॉर्मली अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो ये फौरन से RNC बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और या एनिलीन लिया होगा तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज RNC या फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसमें बहुत जबरदस्त बदबू आती है, दिस इज बैड नेक्टार स्मेल, सड़े हुए शहद की स्मेल, दिस इज फाउल स्मेल भी होता है। इसी को हम कार्बाइलमिन टेस्ट, ये दो, ये इतना फेमस क्यों है? क्लोरोफॉर्म को कवर करता है, एनिलीन को और अमीन को कवर करता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में इस्तेमाल होता है। और एक और चीज, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दी जाए तो ये अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड अलग बन जाए। और अगर इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो ये सेकेंडरी अमीन बना देता है, इसलिए ये रिएक्शन फेमस है। कहीं ना कहीं कार्बाइलमिन से मुलाकात हो ही जाती है। मैं जानता हूँ आप में से 90% से ज़्यादा बच्चों को याद था, नहीं याद था तो 5 मिनट के लिए पॉज किया, आगे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, एग्जामिनेशन में जरूर सफल होंगे। एक और क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। एन एल्कीन और ओजोनाइसिस के मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी हमने गलत प्रिंट किया है, इट शुड बी मीथेनल, टाइपिंग एरर है। तो एन एल्कीन और ओजोनाइसिस के मीथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इस स्ट्रक्चर शुड बी। अगर दोस्तों ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वीडियो देखना बंद करें। आप सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करें। ओजोनोलाइसिस के बिना ऑर्गेनिक चलती नहीं। वन ऑफ द वेरी फेमस कॉन्सेप्ट ओजोनोलाइसिस, बहुत फेमस चीज होती है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यहाँ पे एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्काइन की तो एक ही लाइन में होती। ये हमारे पास कोई एल्कीन है और इसकी आप ओजोनोलाइसिस करते हो, पहली रिएक्शन ओजोन से, दूसरी रिएक्शन जिंक वाटर से। जिंक वाटर की जगह आप डाइमिथाइल सल्फाइड को प्रेफर करते हैं आजकल, क्योंकि इसका रिमूवल बहुत आसान होता है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बन जाता है, फटाक से उड़ जाता है। तो आजकल ओजोन के बाद में ये डालते हैं नॉर्मली, डाइमिथाइल सल्फाइड। एक बार आईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई इट इज प्रेफर्ड। तो इसमें डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, ये फॉरेन से निकल के आता है। ये जो एल्कीन की ओजोनोलाइसिस देख रहे हैं, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। आपने कहा क्या मतलब? एक्चुअली जब ओजोनोलाइसिस कहा जाता है तो रिडक्टिव ही कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव में वो साथ में कंडीशन लगा के चलेगा। तो अभी तो आप इसका आनंद लीजिए। आपको क्या करना होता है, इस डबल बॉन्ड को बीच में से काट दीजिए। एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, इस पे डबल बॉन्ड वो लगाइए, इस पे डबल बॉन्ड लीजिए, बन गई आपकी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब जो मरा है किसी भी रिएक्टेंट को ले लीजिए। लेट आपके पास में ये है, इसकी आपने ओजोनोलाइसिस करी। मुझे बताइए इसमें कहाँ कोई
खास बात है, ये एस्टल्डिहाइड और ये, क्योंकि हमेशा एल्डिहाइड कीटोन ही बनेंगे। अभी हमने बनाया था वही बन गया, देखिए बीच में से तोड़ा, यहाँ से अभी काटा था ना, यहाँ से काटा, ओ लगा दिया, तो अब ये क्या कंपाउंड बन गया, तो एसिटाल्डिहाइड हो गया सब। आईयूपीएसी नेम आप जानते हैं, इथेनॉल कहते हैं इसको। और उधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसमें एक ही कार्बन एटम, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और मीथेन। कहीं कोई बड़ी बात नहीं, देखिए अगर मान लो वो आपको ऐसे दे दे ये कंपाउंड ऐसा, जबरदस्ती, मतलब इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं था कि ये आपको पढ़ाना चाहिए। इसका आपसे किसी ने प्रोडक्ट बनवा लिया, ओजोन लाइसिस प्रोडक्ट, आप जानते हैं क्या प्रोडक्ट देगा। यहाँ से ओजोन लाइसिस के बाद में इनकी क्या करवा लेता है वो, कुछ टेस्ट, जैसे टॉलिंस रीजन टेस्ट, फेरिंग सॉल्यूशन टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, इनके बेस पे क्वेश्चन बनाता है। ये तो कोई चांस ही नहीं बनता कि क्वेश्चन इतना आसान आ जाए। वो पूछ रहा है किसमें मीथेनॉल बनेगा, मतलब कोने पे डबल बॉन्ड चाहिए। यहाँ तो डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पर है बेचारा, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पर, देखिए एक चिल्ला चिल्ला, मतलब ये केवल जस्ट कि क्या बच्चा सच में इंटरेस्टेड है ये देखने के लिए। आपने कहा सर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस और बता दीजिए सर, बहुत आसान सा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। आपको क्या करना है, वो क्या करेगा, कोई कंपाउंड दे देगा आपको और बाकायदा उसमें लिखेगा ऐसे ओजोन, और उसके बाद में यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे नॉर्मली H2O2 लिख देगा, H2O ना लिख के, या फिर KMNO4 लिख। तो आप क्या करें, सबसे पहले रिडक्टिव के प्रोडक्ट सोचें, पहले रिडक्टिव के प्रोडक्ट्स सोचें, अपने मन में ये सोचें रिडक्टिव के क्या प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं इसमें क्या बनेगा रिडक्टिव, आपने कहा, आपने बस इतना बताया कि बीच में से काट के ओ लगा दो, यस दिस इज एसीटोन, और उसमें क्या बनेगा, उसमें बना एसिटाल्डिहाइड, ये रिडक्टिव के प्रोडक्ट। अब जब आप ऑक्सीडेटिव कर रहे हो तो आप कीटोन को तो एज सच छोड़ दीजिए, और अगर एल्डिहाइड आए तो इसका एसिड में कन्वर्ट, बस। तो आपसे जो प्रोडक्ट पूछा था, इसके यहाँ पे प्रोडक्ट पूछे थे, तो आंसर क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, तो एसीटोन तो एज सच, और इसका एल्डिहाइड बना के फिर एसिड बनाते हैं। ये कि बहुत बार वो उल्टा देगा, ये प्रोडक्ट बने एल्कीन बताइए, बहुत बार आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन करना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ पर। जहाँ भी आपको लगे ये टॉपिक मैं नहीं जानता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, उस टॉपिक को तैयार कीजिए, फिर आधे घंटे बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों हम होंगे कामयाब। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में। सुक्रोज और हाइड्रोलाइसिस गिव, मैं जानता हूं आपको बात मालूम है, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स आपके सिलेबस में हैं। अब उसने कहा सुक्रोज, आपने कहा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, नो, आपने कहा कॉलम से अल्फा डी ग्लूकोज,
प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। आपको मालूम होना चाहिए क्या बनना है। उसने कहा आपसे माल्टोज, आपने फौरन से कहा टू मॉलिक्यूल्स अल्फा डी। उसने कहा आपसे लैक्टोज, आपने कहा था बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी। उल्टा पूछ लेता है किस किस के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड है या किस किस से मिलके बनाया है। जब आप जानते हैं ना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट में, तो इन दोनों की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये बना है, इन दोनों की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये बना है। इसमें तो दो एक ही प्रोडक्ट, यहाँ दो प्रोडक्ट। अब आइए साहब आगे बढ़े। उसने कहा आपसे स्टार्च। अब स्टार्च में भी दो होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अब कोई सा भी स्टार्च कहे आपसे, स्टार्च के कंपोनेंट है, ये इन तीनों में से कुछ भी कहे आपसे तो हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, एक ही हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट आता है, अल्फा डी ग्लूकोज। बस इधर इट इज एमाइलोज, इट इज एमाइलोपेक्टिन, कुछ भी से। उसने कहा आपसे सेलुलोज, आपने कहा था बीटा डी ग्लूकोज। खत्म बात। इतने ही से प्रोडक्ट हमारे पास में सिलेबस में होते हैं, स्टार्च बोस के कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। अब अगर इतनी सी चीज पे अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और आता है नॉर्मली, दोस्तों सस्ता सौदा है। आप में से किसी को लगता है नहीं मुझे कंफ्यूजन होता है, कितनी सेकंड का कंफ्यूजन है भाई, 2 मिनट का। आप ऐसे देख लीजिए किसमें अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है पता पड़ा सुक्रोज, भाई अल्फा डी ग्लूकोज किसमें नहीं है बताइए जरा। सुक्रोज में है, माल्टोज में है, लैक्टोज में नहीं है, और अब जाके सेलुलोज। लीजिए साहब किसमें फ्रक्टोज है, एक में फ्रक्टोज है, कौन सा, सुक्रोज। बहुत आसान होता है, कार्बोहाइड्रेट को निपटाइए। मुश्किल से मुश्किल, हार्डली, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा पूरे मन से कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करने। करिए जरूर, आगे बढ़ते हैं टाइम है।